Morning students and welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the megaloblastic anemia. ठीक है, तो कल हमने डिस्कस की थी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन की कमी के कारण बेसिकली होती है एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है आपकी ब्लड के अंदर या ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है और डिफरेंट टाइप के सिम्टम इंड्यूस होते हैं, दैट इज़ द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, और हम बात करेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, किस तरीके से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को हम प्रीनिशियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रीनिशियस एनीमिया। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली डिफिशिएंसी ऑफ दो विटामिन होते हैं, इनकी डिफिशिएंसी हो जाती है, जो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड यानी कि, और दूसरा आपका विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन। तो स्टार्ट करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन विच हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इज नॉर्मल बट मैच्योरेशन ऑफ इथ्रोसाइट यानी आरबीसी इज एबनॉर्मल। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट की बात करें वो तो आपका नॉर्मल रहता है, लेकिन जो आपकी इथ्रोसाइट्स है, आरबीसी है, वो आपकी पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाती है, वो एबनॉर्मल होती है, इमेच्योर टाइप की आरबीसी होती है। इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ डिप्लेटेशन ऑफ विटामिन B9 एंड B12 एंड B9 फोलिक एसिड स्टोर इन द बॉडी। ये मेनली होता क्यों है, इट इज रिजल्ट ऑफ डिप्लेटेशन, इसकी ये होता क्यों कि इसकी विटामिन B12 और विटामिन B9 की डिफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होती है कि जो आरबीसी होती है वो मैच्योर नहीं हो पाती हैं, इमेच्योर आरबीसी फॉर्म होती हैं, एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्म होती हैं, और जो ये कंडीशन में एनीमिया बनता है उसको हम बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 एंड विटामिन B9 आर ए को फैक्टर इन्वॉल्व इन द DNA सिंथेसिस। विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड दोनों ही को फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होती हैं DNA सिंथेसिस के लिए। देयरफॉर इट अफेक्ट रैपिडली पॉलीफरेशन ऑफ द मोस्ट सेल्स, जिसकी वजह से अगर ये दोनों की डिफिशिएंसी होगी तो जो सेल्स के अंदर पॉलीफरेशन यानी सेल का जो डिवीजन हो रहा होता है वो अफेक्टेड होता है। सेल प्रॉपर तरीके से डिवीजन हो रहा होगा तो सेल प्रॉपर तरीके से मैच्योर टाइप की सेल फॉर्म नहीं हो पाएंगी इन द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 B9, क्योंकि ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ DNA। जब DNA प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो सेल के डिवीजन में दिक्कतें आएंगी, सेल का पॉलीफरेशन अफेक्ट होता है। थंस मोस्ट सिम्टम्स ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ B12 एंड B9 रिलेटेड टू द बोन मैरो और एपिथेलिया। मोस्टली जो डिसऑर्डर्स होते हैं विटामिन B9 B12 की डिफिशिएंसी होती है, तो मोस्ट जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं थोड़ा बोन मैरो डिफरेंस होते हैं। बोन मैरो डिप्रेशन हुआ, बोन मैरो में जो भी आपको पता है कि बोन मैरो के अंदर ही डिफरेंट टाइप की आरबीसी है, WBC ये सभी फॉर्म होती हैं, तो बोन मैरो में इफेक्ट पड़ेगा। साथ में एपिथेलियम मतलब क्या, एपिथेलियन का कंटिन्यू डिवीजन हो जाता है एपिथेलियल सेल्स का, वो भी अफेक्टेड होता है, तो दोनों जगह इसका मेनली असर पड़ता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज मोस्टली ऑटोइम्यून ओरिजिन, थ्रो इट मे रिजल्ट फ्रॉम ए विटामिन B12 malabsorptions, gastrectomy, dietary deficiency of vitamin B12, bacterial overgrowth in the intestine, where in the bacteria utilize dietary vitamin B12 of the host. मेगलोब्लास्टिक इज़ द मोस्टली ऑफ ऑटोइम्यून ओरिजिन्स। मेगलोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो मोस्टली ये कहा जाता है कि ऑटोइम्यून मतलब बॉडी की हाइपर इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने के, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम यानी कि ऑटोइम्यून ओरिजिन के कारण होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि या तो वो अपनी बॉडी के ऑटोइम्यून के कारण क्या होगा, विटामिन B12 का मेलाब्जॉर्प्शन, मतलब विटामिन B12 आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ब्लड में पहुंच नहीं पा रहा है। मेलाब्जॉर्प्शन मतलब बैड एब्जॉर्प्शंस, और मेलाब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, बैड एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ का भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में नहीं पहुँच पा रहा, दैट इज़ द मेलाब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 मेलाब्जॉर्प्शंस। गैस्ट्रिकोटॉमी मतलब क्या है कि जो गैस्ट्रिक है, जो GIT है, GIT में कहीं पर कोई GIT ट्रैक के अंदर कोई टूट फूट हो गई है, कहीं पर कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, गैस्ट्रोटॉमी हो गया। और डाइटरी डिफिशिएंसी विटामिन B12, अगर डाइट में कहीं विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो रही है उस कारण, और बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ भी हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है मेजॉरिटी नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ज़्यादा ग्रोथ होने से जो बैक्टीरिया जो हमारे लिए जो विटामिन B12 बना हुआ है डाइटरी फूड से, वो सब क्या करते हैं, बैक्टीरिया वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और होस्ट सेल्स यानी कि ह्यूमन्स को वो नहीं मिल पाता है। तो ये सभी कारण होते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं।
द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ एनीमिया सच एज फैटिगी, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर प्रेजेंट इन ऑल पेशेंट्स। ये मैंने आपको बताया था आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी कि क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं ये फैटिगी, थकान होती है, वीकनेस होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसमें भी प्रेजेंट मिलेगी आपको किसमें, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। अब बात करूँ मैं, एनीमिया इज ऑफन वेरी सीवियर एंड ब्लड हीमोग्लोबिन कंटेंट में भी ऐसे लो 4 ग्राम %। दिस डिग्री ऑफ एनीमिया रेयर इन द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। कभी कभी एनीमिया जो ऑफन वेरी सीवियर, इसमें एनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसमें जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वेरी सीवियर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, 4 ग्राम % से भी कम हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन बन तो नॉर्मल, सिंथेसिस तो नॉर्मल हो रही है लेकिन उसकी कमी हो जाती है क्योंकि आरबीसी फॉर्म नहीं हो रही है। और आरबीसी के साथ में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट मैच्योर होता है। हीमोग्लोबिन तो फॉर्म हो रहा होगा, सिंथेसिस तो नॉर्मल होगी लेकिन कंटेंट हीमोग्लोबिन का कम हो जाएगा। मैंने बताया था ऊपर, आप देख लीजिए, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन विच हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नॉर्मल होगी लेकिन इसके हम बात करें कंटेंट फिर भी कम होगा। तो इस टाइप की जो एनीमिया होते हैं इसमें कंटेंट आपका जो होता है वो 4% तक पहुंच जाता है, जो कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी ऐसी कंडीशन नहीं बनती है। किसमें, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है। द लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी गिव्स राइज टू फैटिग्यू, डायस्पेनिया, डिजनेस। लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब ब्लड की हो जाएगी, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर जो कैरिंग ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फैटिगी, थकान होगी, डायस्पेनिया मतलब ब्रीथनेसनेस की प्रॉब्लम होगी, और डिजनेस मतलब चक्कर जैसे आने के सिम्टम्स हो सकते हैं। साइन ऑफ हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर लाइक ए टैचिकार्डिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर प्रेजेंट्स। और जब ये ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, और हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से क्या होता है, टैचिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है क्योंकि इतना अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से उस मायोकार्डियल मसल्स को भी नहीं मिल पाती है। तो ये कारण होता है दोनों का, ये भी सिम्टम्स में ऑब्जर्व होते हैं ड्यूरिंग द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा जीआई सिम्टम की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें तो मेला एब्जॉर्प्शन हुआ, फूड ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, डायरिया जैसी कंडीशन में जाती है, और ग्लोस्टैटिस इज़ द मेन सिम्टम। ग्लोस्टैटिस मतलब क्या आता है, जो आपकी टंग है, टंग में ओवर ग्रोथिंग हो जाएगी, रेडनेस दिखाई देगी, ये स्मूथ होती है और पेनफुल कंडीशन होती है। तो टंग के अंदर स्वेलिंग या फिर पेन कंडीशन है, रेड है और ज़्यादा स्मूथ टंग है, ये हमें ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 सर्व एज ए कोफैक्टर इन माइलिन सिंथेसिस। विटामिन B12 का एक रोल और होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स के ऊपर जो माइलिन लेयर होती है उसको सिंथेसाइज करने के लिए भी विटामिन B12 का रोल होता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो माइलिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयरफॉर डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन प्रोड्यूस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ड्यू टू द मिथाइलेशंस। मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमें ऑब्जर्व होंगे, नर्व से रिलेटेड सिम्टम्स भी ऑब्जर्व होंगे ड्यूरिंग द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि विटामिन B12 का भी रोल होता है माइलिन की सिंथेसिस करने में। जब माइलिन डीमाइलिनेशन नहीं होगा, जब माइलिन का फॉर्मेशन नर्व्स के ऊपर नहीं होगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमें ऑब्जर्व होते हैं ड्यूरिंग द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब बात करते हैं इसे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। Megaloblastic anemia begins with autoimmune destruction of the parietal cells of the gastric glands. These cells are the only source of gastric acid and glycoprotein intrinsic factor essential for absorption of vitamin B12. Therefore, their destructions result in the lack of gastric acids and intrinsic factors. देखिए, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, ये हमने बताया था। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन क्या होगा कि जो हमारी स्टमक के अंदर जो पैराइटल सेल्स होती हैं उनका ये उनका ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी के हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम के कारण हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है कि यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल्स होती हैं। और पैराइटल सेल्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या हुआ, जो पैराइटल सेल मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती हैं, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन के लिए, साथ में ग्लाइकोप्रोटीन इंटेंसिव फैक्टर होता है, वो भी इन्हीं सेल से रिलीज होता है। अगर ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स
डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ना ही एसिड का प्रोडक्शन हो पाएगा, एसिड रिलीज हो पाएगा, ना ही ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रांसिक फैक्टर्स निकलेगा। और ये दोनों ही गैस्ट्रिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइस्टिक एसिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रांसिक फैक्टर्स दोनों ही ज़रूरी हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर ये सेल डेथ हो गई, पैराडाइज सेल की डिस्ट्रॉय हो रही है, अब पैराडाइज सेल डिस्ट्रॉय होगी, पैराडाइज सेल डिस्ट्रॉय होने पे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रांसिक ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो इंट्रांसिक ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस होने की वजह से, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ, एक गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा और ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रांसिक का सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो दोनों का सिक्रेशन कम हो जाएगा और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, दोनों की हेल्प से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। अब विटामिन B12 का जब ये दोनों रिलीज नहीं होंगे तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का कम हो जाएगा। ठीक है, और कम होने की वजह से क्या होती है, उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, क्लियर हो गया। दीज सेल्स, क्योंकि पैरेटल सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं और पैरेटल सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ना एसिड का सिक्रेशन होगा, ना ही ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रांसिक फैक्टर का सिक्रेशन होगा। और दोनों ही किसके लिए ज़रूरी हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जब दोनों ही कम हो गए तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B12 की बॉडी में, और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया के लिए। द ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रांसिक फैक्टर बाइंड विद साइनोकोबालामीन एंड इसेंशियल फॉर द इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द टर्मिनल न्यूरॉन्स। मैंने बताया था आपको, ग्लाइकोप्रोटीन जो इंट्रांसिक फैक्टर जो रिलीज़ हो रहा है वो क्या करता है, कोबालामीन मॉलिक्यूल होता है विटामिन B12 का, उसके साथ में बाइंड हो जाता है और वो इज इसेंशियल फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, वो और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है फ्रॉम द टर्मिनल इलियम, जो इलियम पोजिशन है वहाँ से एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब ये होगा ही नहीं तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विटामिन B12 जब एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में नहीं पहुँच रहा है तो उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, और डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ, ये हमारा स्टमक है, स्टमक में पैराडाइज सेल्स होती हैं। अब पैराडाइज सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो क्या होगा, विटामिन B12 नहीं होगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो आयरन, जब पैराडाइज आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया भी होगा, साथ में B12 डिफिशियंसी होगा। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हम विटामिन B12 की बात कर रहे हैं, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एक मिनट, देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, पैराइटल सेल प्रोड्यूस है, यहाँ पर देखिए पैराइटल सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, एसिड प्रोडक्शन करती हैं और इंट्रांसिक फैक्टर प्रोड्यूस करती है। और एसिड की वजह से क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो आयरन होता है फेरिक फॉर्म में होता है, और फेरिक टू फेरस में कब चेंज होता है, जब एसिड की प्रेजेंस में। और फेरस फॉर्म क्या होती है, एब्जॉर्बल फॉर्म होती है, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर एसिड का रिलीज़ कम हो, एसिड का प्रोडक्शन कम हो तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन और फिर एसिड और इंट्रांसिक फैक्टर दोनों ही, और इंट्रांसिक फैक्टर मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो डिस्ट्रॉय होने पे ना आयरन का रिलीज भी कम हो जाएगा, साथ में विटामिन B12 का रिलीज भी कम हो जाएगा। जब आयरन का नहीं, मैं गलत बोल गया, आयरन का रिलीज नहीं, आयरन का रिलीज भी कम, विटामिन जब एसिड का रिलीज कम हो जाएगा, एसिड का रिलीज भी कम हो जाएगा, साथ में, सॉरी यार एक मिनट है बेटा, तो एसिड का रिलीज भी कम हो जाएगा और इंट्रांसिक फैक्टर का रिलीज कम हो जाएगा। तो दोनों का रिलीज कम होने पे क्या होगा कि आयरन के रिलीज, आयरन का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, साथ में विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और ये दोनों के एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनीमिया कंडीशंस। ठीक है, तो पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय होने से दोनों टाइप के एनीमिया कंडीशन बनते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की बात करें वो भी हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, और साथ में आपका B12 डिफिशियंसी एनीमिया यानी कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, इसको और आप देखते हैं, हंस लैक ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड इंट्रांसिक फैक्टर सीवियरली अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कोबालामीन टू द ब्लड। जिसकी वजह से क्या होता है, जब अगर इंट्रांसिक फैक्टर की और गैस्ट्रिक एसिड की कमी होती है तो दोनों की वजह से क्या होगा कि हमारा डाइटरी कोबालामीन है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और ये द एविडेंस इन द फेवर ऑफ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। बहुत से एविडेंस हैं जो प्रूव करते हैं कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है पैराइटल सेल्स का, हमारे हाइपर इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिवेशन के कारण पैराइटल सेल्स हो रही हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोजा शो एट्रोपी विद लिम्फोसाइटिक
इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँच जाती हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी पहुँच रही हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, जो पैटल सेल्स हैं वो आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं ड्यू टू द लिम्फोसाइट सेल्स। इसके अलावा फाउंड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द प्रोटीन्स फाउंड इन द पैटल सेल मेम्ब्रेन, ये भी देखा गया है कि एंटीबॉडीज़ बहुत सारी मिल रही हैं हमें ब्लड के अंदर, जो क्या होती हैं, जो पैटल सेल की प्रोटीन होती है उसके अगेंस्ट काम करती है, यानी पैटल सेल की प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती है, जैसे पैटल सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी अगर इन पेशेंट को देते हैं तो पैथोलॉजिकल चेंज ऑफ मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो ये सेल्स आसानी से डिस्ट्रॉय जो हो रही थी जिस रेट से, उसका रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे पैथोलॉजिकल हमें चेंज मिल जाते हैं। पैथोलॉजिकल चेंज आसानी से नहीं होते हैं जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स शो करते हैं कि पैटल से डिस्ट्रॉय होने से आयरन का और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस आयरन का और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बात करें या मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें। मेनली जैसे मेन बात यहाँ पर है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की। इसके अलावा जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, लैक ऑफ विटामिन B12 इम्पेयर द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड माइलिन। जब विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, DNA की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, साथ में माइलिन लेयर जो होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है। इन DNA सिंथेसिस अलॉन्ग विद फोलिक एसिड विटामिन B12 इज ए क्रूशियल कोफैक्टर फॉर द कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीयूरिडीन टू द डीऑक्सीथाइमिडीन। इट अफेक्ट द रैपिडली प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। DNA सिंथेसिस में क्या काम करते हैं, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ मिलकर एक कोफैक्टर का काम करते हैं, जो कोफैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डीऑक्सीयूरिडीन को डीऑक्सीथाइमिडीन कन्वर्ट। जब डीऑक्सीयूरिडीन डीऑक्सीथाइमिडीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है DNA सिंथेसिस के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब DNA सिंथेसिस पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, इट अफेक्ट द रैपिडली पॉलिफिकेशन ऑफ द, जिसकी वजह से बहुत सारी जो सेल्स हैं उनके अंदर पॉलिफिकेशन डिवीजन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इमैच्योर सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया के लिए। इसको हम यहाँ से दे सकते हैं, लैक ऑफ विटामिन B12 अलाउ द फोलिक एसिड टू ट्रैप एज नॉन फंक्शनल मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट पहुँच जाएगा। सो डिफिशियंसी ऑफ फंक्शनल टेट्राहाइड्रोफोलेट, मतलब विटामिन B12 के बिना क्या है, जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो इम्पेयर द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। जो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट था उसका फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, विच इज़ नीड फॉर द DNA सिंथेसिस, जो DNA सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। जब डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बन पा रहा, जो DNA सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, तो DNA बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब DNA का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से या सिंथेसिस नहीं हो पा रही तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज प्री एथ्रोब्लास्ट फेल्स, जिसकी वजह से क्या होती है, जो प्री एथ्रोब्लास्ट हो रहा था, मतलब जो प्री एथ्रोसाइट जो फॉर्म हो रही थी वो आपकी फेल हो जाएगी, टू डिवाइड रैपिडली टू मेक मैच्योर RBC। जो RBC मैच्योर बनती है वो RBC मैच्योर का फॉर्मेशन का फेल हो जाता है, जब RBC मैच्योर नहीं हो पाती है, rather than immature pre-sucker of erythrocytes blast cells appear to cause a मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। जब इमैच्योर सेल्स बनती हैं या फिर इमैच्योर प्री-सकर ऑफ इरिथ्रोसाइट बनते हैं, वो हमें फिर वो इस कारण होता है, इनका फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर भी अगर कोई चीज़ क्वेरीज हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर आप जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।